स्वागत है आपका। आप हैं शिक्षा मंथन के साथ और आज हम लोग बुद्धि की जो सीरीज चल रही है बुद्धि के सिद्धांत की, उसमें आज हम लोग बात करेंगे समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक बात आपसे करना चाहेंगे, वो ये है कि जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं उसका PDF जो नोट्स होता है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है और आप यदि चाहें तो हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ करके PDF के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और इस नोट्स का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत जिसको कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं और इसके प्रतिपादन जो करता हैं वो है थर्स्टन, और थर्स्टन महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था 1938 में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने यह कहा कि यह पहली चीज़ तो यह है कि यह सिद्धांत कारक विश्लेषण के तथ्यों पर आधारित सिद्धांत है। इस सिद्धांत में मूल रूप से हम देखते हैं तो स्पीयरमैन के जो टू फैक्टर थ्योरी है और थॉर्नडाइक के जो बहुकारक सिद्धांत हैं, इन दोनों का एक तरह से समन्वय के रूप में हम इसको देख सकते हैं। अब समन्वय किस तरह से है हम लोग आइए इसको देखते हैं कि थर्स्टन ने ये बताया कि बुद्धि न तो सामान्य कारक से निर्धारित होती है, सामान्य कारक अर्थात जी किसने बताया था, स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी में बताया था, दो कारक जी कारक और एस कारक। तो ये थर्स्टन महोदय ये कहते हैं कि बुद्धि का निर्धारण सामान्य कारक से नहीं होता है। ठीक है, और न ही असंख्य सूक्ष्म विशिष्ट तत्वों से मिलकर के बनती है। ठीक, असंख्य सूक्ष्म तत्व किसने बताए थे बुद्धि के, वो बताए थे आपके थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये दोनों का खंडन कर रहे हैं। अब इन अपनी बात क्या कह रहे हैं, अपनी बात इन्होंने ये कहा कि बल्कि कुछ प्राथमिक जो कारक हैं, ठीक है, बल्कि कुछ प्राथमिक कारकों से मिलकर के बुद्धि का निर्माण होता है। तो इस तरह से यह जो सिद्धांत है थर्स्टन महोदय का, यह स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक के सिद्धांत का एक तरह से समन्वय है, यानी बीच का जो रास्ता है वो है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्स्टन के अनुसार मानसिक प्रक्रिया वह है, या मान लीजिए कि बुद्धि वह है जो मानसिक प्रक्रिया या क्षमताएं जो बुद्धि की होती व्यक्ति की होती हैं, जो मानसिक उसकी प्रक्रियाएं हैं या उसकी जो क्षमताएं हैं, जिसको हम मेंटल एबिलिटी भी कह सकते हैं, तो इनका एक सामान्य प्रधान कारक होता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक है, या कॉमन प्राइमरी फैक्टर भी उसको हम कह सकते हैं, ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं थर्स्टन महोदय। सामान्य प्रधान कारक जो जिसकी अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में चर्चा की, जो सभी क्षमताओं को आपस में जोड़ के रखते हैं। ठीक है, ये जो आपकी मानसिक प्रक्रियाएं हैं या मानसिक क्षमताएं हैं, इनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सामान्य प्रधान कारक जो सभी क्षमताओं को आपस में जोड़ के रखते हैं एवं उन मानसिक क्रियाओं या क्षमताओं को अन्य से भिन्न रखते हैं, यानी कि एक जो प्रधान कारक है उससे जो विपरीत प्रधान कारक है दूसरा, उन दोनों के अंदर जो पाई जाने वाली मानसिक प्रक्रिया मानसिक क्षमताएं हैं, ये दोनों क्या होती हैं, आपस में भिन्न होती हैं। ठीक है, यानी अलग अलग होती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह समस्त मानसिक क्षमताएं जिनका प्रधान कारक होता है, ठीक है, जितनी भी मानसिक क्षमताएं पाई जाती हैं उनका एक प्रधान कारक होता है और यह आपस में एक दूसरे से क्या होता है, संबंधित होती हैं। कौन सी, एक प्रधान कारक के अंतर्गत जितनी मानसिक क्षमताएं पाई जाती हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं और यह क्या करती हैं, यह एक समूह बनाती हैं, यानी कि एक ग्रुप का निर्माण करती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इस समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला
या जो प्रतिनिधित्व करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रधान क्षमता कहते हैं, यानी कि प्राइमरी एबिलिटी। उसको कहा किसने, थर्स्टन महोदय ने। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसी तरह से जैसे अभी आपने क्या देखा कि एक समूह का निर्माण करती हैं कौन सी, ये मानसिक क्षमताएं। अब इसी तरह से एक समूह के साथ साथ अगेंस्ट में कई और समूह का भी निर्माण ये मानसिक क्षमताएं करती हैं अपने अपने कार्यों के कलियक विभाजन के आधार पर, या अपने अपने जो प्राथमिक मानसिक क्षमता होती है, प्रधान क्षमता होती है, प्राइमरी एबिलिटी होती है, उसके आधार पर एक एक ग्रुप का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से कई ग्रुपों समूह बनते हैं या कई ग्रुप का निर्माण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग मानसिक क्रियाएं अपने भिन्न भिन्न प्रधान कारकों द्वारा एक सूत्र में बंधकर अलग अलग समूह का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं ये अपने भिन्न भिन्न प्रधान कारकों द्वारा, यानी कि जो मानसिक क्रिया अपने प्रधान कारक से जुड़ी हुई है और जिसका कार्य अलग है, तो ये क्या करती हैं, ये एक प्रधान कारक के अंतर्गत जितनी मानसिक क्रियाएं होंगी वह एक सूत्र में बंधी रहती हैं, जैसे अभी हमने पिछले बात किया पॉइंट्स में। और ये जब बंधकर अलग अलग समूह का निर्माण करती हैं, यानी कि समूह का जो होगा वो अलग अलग निर्माण होगा, अलग अलग समूह में अलग अलग तरह की मानसिक जो क्षमताएं होंगी या मानसिक क्रियाएं होंगी वो सम्मिलित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। यह प्रधान कारक एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, यानी कि दो अगर प्राइमरी एबिलिटी है तो दोनों क्या होगी, एक दूसरे से अलग रहेगी, यानी कि उसमें समानता नहीं रहेगी। अभी हम जो प्राइमरी एबिलिटी है उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं कि इन्होंने कितने प्राइमरी एबिलिटी को बताया है और वो कौन कौन सी उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझने के लिए केवल यहाँ पर यही बात कहनी है कि यह प्रधान कारक जो एक दूसरे से क्या होते हैं वो भिन्न होते हैं, अतः इनमें सहसंबंध की मात्रा काफ़ी कम होती है। जब एक दूसरे से अलग होंगे तो इन दोनों के बीच में सहसंबंध की मात्रा काफ़ी क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब थर्स्टन ने मूल रूप से 6 मानसिक क्रियाओं की चर्चा की थी, बाद में उसमें क्या किया इन्होंने, बाद में एक और उसमें जोड़ दिया, तो इस तरह से संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। यानी कि जो थर्स्टन ने बताया प्राथमिक जो मानसिक क्षमता है, यानी प्राइमरी, उसको मेंटल एबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कहा जाता है। इसको शॉर्टकट में हम PMA भी कहते हैं। और इन्होंने आगे क्या किया, थर्स्टन महोदय ने इन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी हेतु क्या किया, एक परीक्षण माला का निर्माण किया। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, PMA टेस्ट कहते हैं। ठीक, ये बात हो गई। अब यहाँ पर बात ये आती है कि थर्स्टन महोदय ने ये बताया कि बुद्धि की संरचना जो होती है वो कुछ प्राथमिक क्षमताओं से होती है, यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी से होती है। अब इन्होंने जो 7 प्रकार की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बताई, वो 7 प्रकार की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की हम लोग चर्चा आइए करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला इन्होंने बताया शाब्दिक अर्थ क्षमता, जिसको वर्बल मीनिंग एबिलिटी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में किससे व्यक्त करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में व्यक्त करते हैं V से। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। अब ये कौन सी क्षमता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति को क्या उसके अंतर्गत क्षमता विकसित होती है। ठीक है, ये किस क्षमता से संबंधित है, तो ये शाब्दिक अर्थ क्षमता के अंतर्गत, यानी कि वर्बल मीनिंग एबिलिटी के अंतर्गत क्या आता है, जिसमें व्यक्ति शब्दों एवं वाक्यों के अर्थ को जब व्यक्ति समझने लगता है तो उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, जैसे व्यक्ति को कोई शब्द दिए जाएं, कोई वाक्य दिए जाएं, तो उसके अर्थ को वो भली भांति समझ सके। तो जब उसके अंदर समझने की क्षमता आ जाती है तो ये कहा जाता है कि उसके अंदर शाब्दिक
अर्थ क्षमता यानी कि वर्बल मीनिंग एबिलिटी विकसित हो गई है। ठीक है। अब किसी भी शब्द या वाक्य के अर्थ को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की जो मानसिक कह लीजिए कि प्रक्रिया है या योग्यता है उसको वह शामिल करता है, और जितनी भी मानसिक जो प्रक्रियाएं होंगी वो शामिल होंगी, वो सभी मानसिक प्रक्रियाएं क्या होंगी, आपस में एक दूसरे से बंधी हुई होंगी, जुड़ी हुई होंगी, और वह शाब्दिक अर्थ क्षमता के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। इन्होंने मूल रूप से अपने सिद्धांत में यही स्पष्ट करने का प्रयास किया। नेक्स्ट देखते हैं शब्द प्रवाह क्षमता। ठीक है। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, W से। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम W से व्यक्त करते हैं। अब शब्द प्रवाह क्षमता के अंतर्गत व्यक्ति में कौन सी क्षमताएं आएंगी, तो ऐसा व्यक्ति जो कि दिए गए शब्दों से अलग शब्दों की सोचने की क्षमता जिसके अंदर हो। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कुछ शब्द दे दिए जाएं, उससे जो अलग शब्द कुछ और हों, उन शब्दों पर भी विचार करने की जब क्षमता आ जाए व्यक्ति के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, शब्द प्रवाह क्षमता यानी कि वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी कहेंगे, जिसको हम W से कह लीजिए कि शो करते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो तीसरा जो कारक है इन्होंने जो बताया वो है स्थानिक कारक, जिसको हम स्पेशियल फैक्टर्स कहते हैं। मूल रूप से यह संबंधित स्थान से है। ठीक है। तो इसमें व्यक्ति के अंदर कौन सी एबिलिटी आएगी, आइए देखते हैं। किसी दिए गए स्थान में काल्पनिक रूप से वस्तु को परिचालित का अर्थ क्या है, मैनिपुलेट करना, उसमें कुछ घटाना बढ़ाना। ठीक है। कुछ और जोड़ देना, कुछ और घटा देना, उसको हम मैनिपुलेट कहते हैं या परिचालन कहते हैं। तो क्या कहेंगे, काल्पनिक रूप से वस्तु को परिचालित यानी मैनिपुलेट करने की जब क्षमता व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्थानिक कारक कहेंगे, यानी कि स्पेशियल फैक्टर, जिसको हम S के कह लीजिए सिंबल से व्यक्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो एबिलिटी है वो है आंकिक क्षमता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम N से शो करते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर आंकिक क्षमता हो वो क्या क्या कर सकता है, वो सही एवं तीव्र यानी कि जो भी वो काम करेगा वो सही करेगा और तेजी से करेगा। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यानी कि जो आंकिक कह लीजिए कि परिकलन है या कैलकुलेशन है, उसको करने की जब क्षमता व्यक्ति के अंदर विकसित होती है, जिसमें उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि आंकिक क्षमता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी पाई जाती है, जिसको हम N से शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो एबिलिटी है वो है तर्क क्षमता, जिसको हम रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं, इसको हम R से व्यक्त करते हैं। अब इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, इसके अंतर्गत अक्षरों अथवा वाक्यों के समूह में छिपे नियम की खोज करने की उसके अंदर क्या होती है, क्षमता विकसित होती है। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अक्षरों अथवा वाक्यों के समूह में छिपे हुए नियम को खोज करके निकालने की क्षमता विकसित हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, तर्क क्षमता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी, जिसको हम R से शो करते हैं। नेक्स्ट है स्मृति क्षमता, जिसको मेमोरी एबिलिटी भी कहा जाता है। इसको शो किससे किया जाता है, M से किया जाता है। ठीक है। किसी पाठ या विषय, जैसे विद्यार्थी कोई पाठ पढ़ रहा है, कोई विषय पढ़ रहा है, या कोई घटना उसके सामने घट गई है, तो उन सभी को त्वरित यानी कि जल्दी जो है वह याद कर ले। अगर जब याद कर ले रहा है कोई पीछे की घटना जो भी घटी है, जो भी उसने पाठ पढ़ा है पिछले समय में या कोई विषय पहले पढ़ा है, उन सारी चीज़ों को जो ये याद करने की क्षमता है, और याद कैसे करे, त्वरित यानी कि जल्दी याद कर ले, तो ऐसी क्षमता को हम क्या कहेंगे, स्मृति क्षमता यानी कि मेमोरी एबिलिटी इसको नाम दिया जाता है। किसने दिया, थर्स्टन महोदय ने, और इसको सिंबल क्या दिया, M के इस सिंबल से इसको शो कर सकते हैं। लास्ट है प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता। ठीक है। यानी कि परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, जिसको P से इन्होंने शो किया। अब किस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें होंगी, वह व्यक्ति जो किसी घटना की विस्तृत कह लीजिए कि व्याख्या, या ये हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या करता है
कि किसी भी घटना की जो विस्तृतता है, यानी कि जो उसका विस्तार है, ठीक है, वो विस्तार जो तेजी से प्रत्यक्षण उसका कर सके, उसको हम परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी के नाम से जान सकते हैं या वो कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थर्स्टन महोदय ने इन 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की चर्चा की और ये बताया कि बुद्धि इन 7 मानसिक क्षमताओं से मिलकर के बुद्धि का निर्माण होता है, उसकी संरचना निर्मित होती है। तो ये इनका सिद्धांत था। अब इनके सिद्धांत की बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना भी की और विभिन्न पक्षों पर आलोचना इसकी की गई, जिसमें मुख्य नाम जो आता है आलोचकों में वो आता है एटकिंसन का और हिलगार्ड का। ठीक है, इन लोगों ने विशेष रूप से इस सिद्धांत की आलोचना की। तो ये रहा इनका आपका थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी समझने में कहीं कोई समस्या आ रही, कोई कठिनाई आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और आप अपनी जो आपकी जिज्ञासा हो उसको आप लिखिए और उसको शांत कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं ऐसे ही एक नए सिद्धांत के साथ बुद्धि के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।